नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत काबरा आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ काव्यशाला के इस पृष्ठ पे, जहाँ पे हम रूबरू सीरीज़ के माध्यम से कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ को जोड़ते हैं आपके साथ जो अपने आप में काबिल तारीफ़ रहती है और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसी ही एक पर्सनालिटी के साथ आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पुनीत द्विवेदी। तो चलिए इन्हें इनवाइट करते हैं काव्यशाला के इस पृष्ठ पे और जानते हैं इनसे कुछ अनोखी बातें। वेरी गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द ऑफिशियल पेज ऑफ काव्यशाला। काव्यशाला के इस ऑफिशियल पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुनीत सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। नमस्कार। सर, काव्यशाला के इस ऑफिशियल पेज पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहले कि आपसे हम क्वेश्चन आंसर्स का कुछ सिलसिला शुरू करें, इसके पहले मैं दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी। ये ग्रुप डायरेक्टर हैं मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के। ये स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आप कोऑर्डिनेटर भी है इंदौर वॉर रूम कोविड-19 के लिए। साथ में आप ऑथर भी हैं, साथ में आप राइटर भी हैं और अनेक प्रतिभाओं के धनी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हो। सब पहले ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने अमूल्य समय में कुछ क्षणों को हमारे लिए निकाला, हम पे न्यौछावर किया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। सर, आपसे कुछ बातें जो पूछना चाहता हूं मैं, और जो जब से हमने आपका पोस्टर आउट किया है तो कुछ बातें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है। तो सर, इसमें सबसे पहली बात, जैसा कि आप कोऑर्डिनेटर है, समन्वयक है कोविड-19 वॉर रूम इंदौर के, तो सर इसके बारे में कुछ बातें बताएं हमारे दर्शकों को। क्या है एक्चुअली ये वॉर रूम, कैसे चलता है ये वॉर रूम, और अगर युवा पीढ़ी या हमारे कुछ दोस्त आपके साथ इसमें जुड़ना चाहें तो क्या वो जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? तो कुछ संक्षिप्त में आपके द्वारा। बिल्कुल। ये जो वॉर रूम है ये इंदौर में कोरोना को रोकने के लिए युवाओं का एक संगठन किया गया। इसमें इसमें नवनिर्वाचित डॉक्टर श्री मनीष सिंह जी जो आए इंदौर जी, आते ही उनका फोन आया। वर्त अभियान में जुड़ा था। जब इंदौर पहली बार स्वच्छता कर रहा था तो मैं मनीष सिंह जी ने साथ में काम किया था और ओडीएफ के लिए उनका आया कि एक वॉर के काम करना पड़ेगा। ऐसी है कि छुआछूत की वाली रिस्क ले। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। तो हाँ, अभी तक क्या थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ, यस एग्जैक्टली। अभी ठीक हो रही है। तो उसके बाद फिर हम लोग मिले और तब तक आईएएस चंद्रमौली शुक्ला जी को हॉस्पिटल प्रबंधन का इंचार्ज बना दिया गया था और उसके पहले 1 अप्रैल को हम लोगों ने वॉर रूम क्रिएट कर लिया। वॉर रूम का जो पहला टास्क था वो 5000 लोगों की हिस्ट्री पे हमने काम किया, जिनका फॉरेन ट्रेवल का हिस्ट्री था। इंदौर एयरपोर्ट से हमको उसका डेटा मिल गया कि कितने लोगों ने किन किन देशों से इंदौर आए हुए हैं। और उसके बाद हमारा जो काम था वो उन सभी लोगों को कॉल लगाना था। 55 लोगों की टीम तैयार हुई और सभी लोगों को कॉल करना शुरू किया गया।
एक के बाद एक ऐसे 4 दिनों में हमने सबको कवर किया और सबकी हिस्ट्री जानी, एक एक व्यक्ति की हिस्ट्री जानी कि आने के बाद से किनको किनको सिम्टम्स आए हैं, किनको तकलीफें हो रही हैं, और अगर हो रही हैं या उसके पहले उनका कहाँ कहाँ किन किन पार्टीज में, किन किन इवेंट्स में, किन किन समारोहों में जाना हुआ है। तो एक एक व्यक्ति की एक हिस्ट्री शीट हमने बना रखी थी कि जिसका रिस्की लगता था उसका हमने हाथों हाथ जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट किया। तो ये काम पहला था। दूसरा ये था कि फिर कलेक्टर हेल्पलाइन पे चूंकि बहुत बड़ा बर्डन आ गया था अचानक, कलेक्टर हेल्पलाइन पे 3-4 लोग बैठते थे और जो भी जन समस्याएं होती थी कलेक्टर मुझ तक पहुंचती थी, लेकिन चूंकि आपदा का समय था तो नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ गए थे और स्किल जो है वो लोगों को कन्विंस करने की स्किल जो थी वो शायद उन लोगों में नहीं थी, और एक ऐसे प्रोफेशनल वॉर रूम की आवश्यकता थी, आईटी प्रोफेशनल की आवश्यकता थी जहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉल्स का आंसर किया जाए और उन्हें सेटिस्फाई किया जाए। तो ये जो विभिन्न प्रकार की जो सर्विसेज हैं, जैसे एम्बुलेंस, जो बाद में हमने ओला एम्बुलेंस लॉन्च किया, या राशन संबंधी समस्याएं आपने सुनी होंगी, राशन संबंधी जो चीजें थी, या हॉस्पिटल ग्रीन, येलो, रेड जो थे उसके नोडल ऑफिसर से कनेक्ट करना है, या किसी भी हॉस्पिटल से हमें कनेक्ट करना है। टेलीमेडिसिन का एक कंसेप्ट शुरू हुआ था जिसमें हमारा प्रयास ये था, जैसे वॉर रूम पहुंचे वैसे टेलीमेडिसिन लॉन्च हुई थी और वहां पे ये कहा गया कि आप सभी लोगों को इंदौर के जितने डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को कॉल लगाना है। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डायरेक्टरी हमको मिली, उस डायरेक्टरी में इंदौर में कितने डॉक्टर्स थे उनको हमने लोकेट किया। हमारी चूंकि वो डायरेक्टरी ऐसी मिली थी कि जो जैसे एनुअल डायरेक्टरी थी वो, तो जिसमें ऐड वगैरह बहुत सारे थे, हमें नंबर ढूंढने बड़ी समस्या आती थी, तो हमने एक्सेल शीट पूरी डायरेक्टरी का तैयार किया। तैयार करने के बाद से उन सभी डॉक्टर्स को हमने कॉल करना शुरू किया। जो ये 50-55 की टीम थी, 60 भी बीच में हो गई थी, बीच में 150 भी हो गए थे। जैसे जैसे आवश्यकता होती गई वॉर रूम का काम पूरा होता गया और बाकी लोग रिलीव होते गए। फिर जब उनकी आवश्यकता पड़ी फिर वो लोग तत्पर है, फिर वो लोग आकर उन्होंने ज्वाइन किया। तो इस प्रकार उन डॉक्टर्स को कॉल करने के बाद से उनसे कहा गया कि आप सभी लोग अपने डेटाबेस में से पेशेंट्स का डेटाबेस निकालें और उन पेशेंट्स को आप खुद कॉल करें। पहले ये होता था कि पेशेंट डॉक्टर को कॉल करके अपनी समस्या बताता था, लेकिन अभी इस समय हमने ये कहा कि अब आप डॉक्टर्स कॉल करें, क्योंकि हर डॉक्टर के, चाहे वो हॉस्पिटल है या डॉक्टर है, उसका व्यक्तिगत पेशेंट होता है, तो उनका डेटाबेस उनके पास होता है। तो हमने उनसे ये कहा कि आप उन पेशेंट्स को कॉल लगाएं और उनसे सिम्टम्स वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि पैनिक था, लॉकडाउन 1 चल रहा था पूरा और अगला भी होने की संभावना थी, लोगों में एक तरह से पैनिक बढ़ चुका था, लोग घर में एक लंबे समय से 5-6 दिन से बैठे हुए थे, तो कई तरह की अन्य समस्याएं जो नॉन कोविड समस्याएं थी वो समस्याएं भी, किसी को हेडेक, किसी का पेट दर्द, किसी का घुटना दर्द, कुछ कुछ होना शुरू हुआ था। तो हमने नॉर्मल जुकाम भी होता था तो लोगों को लगता था कहीं कोरोना ना हो गया हो। तो इस प्रकार से डॉक्टर से कहा गया कि आप उनको फोन करें, और टेलीमेडिसिन का जो नंबर था वो व्हाट्सएप नंबर था, उससे वीडियो कॉल की संभावना थी, आप पेशेंट से वीडियो कॉल करके बात कर सकते थे। हमारा प्रयास ये था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अधिक से अधिक लोग हॉस्पिटल न आए, यह प्रयास पहले किया गया। जिसको सामान्य कोई तकलीफ है उन्हें हॉस्पिटल आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह भी होने की संभावना थी, क्योंकि एक कोविड की लहर चल पड़ी थी और बहुत सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए थे, या सस्पेक्ट्स आने शुरू हो गए थे, या पॉजिटिव केसेस आने शुरू हो गए थे। तो हमने ये प्रयास किया कि हम अपने लोगों को कैसे घर पे ही रोक लें और उनकी समस्या का समाधान कर दें। तो वॉर रूम ने ये किया कि डॉक्टर से कॉल करके, और एवरी डे उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया सभी डॉक्टरों से कि आप 25 से 30 पेशेंट्स को कॉल करेंगे अपने डेटाबेस में से, और उनकी रिपोर्ट आप हमको बताएंगे। रोज डॉक्टर्स जो थे दिन भर में कभी भी 25 कॉल करते थे, और शाम तक, या उनके ऑफिस तक कोई कॉल करता था, शाम तक रिपोर्ट हमारे पास covid19indore@gmail.com जो हमारा आईडी है उस पर हमको ईमेल डॉक्टर की रिपोर्ट आती थी। और अगर कोई पॉजिटिव केस उनको सिम्टम लगता था तो उनको ये कहा गया था कि आप सीधा हमें कॉल करेंगे और बताएंगे कि ये केस यहाँ पे है, हम वहां पे टीम भेजेंगे और वहां पे समस्या का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार से ये दूसरा वॉर रूम का दूसरा टास्क। वॉर रूम में अलग अलग तरीके के टास्क होते रहे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टास्क आया वो ये आया कि चूंकि जो सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल्स का ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे, मध्य प्रदेश शासन के हेल्थ मिनिस्ट्री के पोर्टल पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोई डेटा मांगा था कि आप लोग बताएं ट्रेंड कैसा चल रहा है इंदौर का देखने के लिए। तो उसके हिसाब से हमने कितने सैंपल कलेक्ट किए, कितने सैंपल सबमिट टेस्ट के लिए भेजे, कितने टेस्ट होके आए, उनका डेटाबेस बीच में हमको एक अचानक रेडी करना पड़ा, जिसके लिए हमने लगभग 24 घंटे काम किया लगातार। और हमने उस डेटाबेस को पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे, आपको पता ही है, कई चूंकि समस्या से संघर्ष कर रहा है,
हर प्रदेश अपलोड कर रहा था, तो समस्याएं बहुत आ रही थी। लेकिन ये बिल्कुल टीम जो थी, जो युवाओं की टीम थी, इन्होंने बड़े ही मेहनत करते हुए और उसपे डेटा को फीड किया, और हमने वहां पे रिपोर्टिंग, जिस दिन मोदी जी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होना था उस दिन तक हमारा, उसके 2 घंटे 3 घंटे पहले तक हमारा डेटा अपडेट था। तो ये तीसरी एक्टिविटी इस जी प्रकार हो गई। चौथी एक्टिविटी अब फील्ड सर्वे के रूप में जारी है, जो अभी कुल मिला के 120 जो टीम मेंबर्स हैं, जो घर घर घूम रहे हैं, और जो खासकर जो नॉन कोविड जी एरिया ने जो आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे कंटेनमेंट वगैरह नहीं है, या जो नॉन कोविड क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो जी अपार्टमेंट्स वगैरह या मल्टीज वगैरह हैं, वहां पे जाके सर्वे करना है। जो भी मोबाइल ऐप कोविड-19 इंदौर की जो मोबाइल ऐप है, उस ऐप के माध्यम से हर जी घर का सर्वे हम कर रहे हैं। आपके यहाँ भी, आप लोगों के फ्लैट की तरफ भी कोई ना कोई सर्वे करने वाला गया होगा। तो इस तरीके से हमने पूरे जो है वो 40,000 घरों का करने का ये प्रावधान अभी है इस नॉन ओके कोविड में। टोटल तो बहुत ज्यादा है, तो इस प्रकार हमने उसको करना शुरू किया है, और अभी जो टीम है इसमें लगी हुई है। बीच बीच में कई तरह के और अन्य काम भी आते रहते थे, उसको हम लोग टाइम टाइम पे निष्पादित करते रहते थे। और अभी फिलहाल जो है वो फील्ड सर्वे का काम चल रहा है। फील्ड सर्वे 14 डेज पूरा हो चुका है, और 14 डेज के बाद से, क्योंकि कोविड का सिम्टम अगर है तो 14 डेज में आपको असर कर जाएगा, तो 14 डेज बाद से हम फिर फॉलोअप का भी काम हमने शुरू कर दिया है। तो जिन जिन मल्टीज में जी फर्स्ट हो चुका है, इंस्पेक्शन हो चुका है, वहां पे अब सेकेंड फॉलोअप चल रहा है कि वहां पे किसी को सिम्टम है क्या, या किसी की ट्रेवल हिस्ट्री है क्या, कुछ ऐसा है। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन अगर वो खुलने के आसार कुछ होते हैं, तो उसी आधार पे खोला जाएगा कि किन किन क्षेत्रों में कोविड का एक भी केस नहीं पाया गया, तो उन क्षेत्रों को शायद अगर जिला प्रशासन जैसा चाहता है तो वो खोलने में उसमें थोड़ी सी समर्थता रहेगी। ये इस मॉडल पे भी काम चल रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बेसिकली आज जिस स्तर पे इंदौर है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बाद जिस स्तर पे हम संभले हुए हैं, उसमें कोविड वॉर रूम का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आज हमें आपके माध्यम से पता चला, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इंदौर की आज की स्थिति जो है, आज की स्थिति का आप कोविड के किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या हम बहुत खतरनाक या भयावह स्थिति में है इंदौर, या इंदौर सुधरने की स्थिति में है? क्योंकि आम जनता के मन में एक डर है, एक पैनिक है, और कोविड को लेके भी बहुत सारी जो एक्चुअली क्लियरिटी नहीं है कि ये बीमारी क्या बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या अगर हमें कोविड हो गया तो हमारी जान जाएगी ही। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, तो जिसपे आप, चूंकि इस कोविड को आप इतने नजदीक से आपने देखा है, समझा है, पहचाना है, तो आप इस पर मार्गदर्शन करें। हमारी एक व्यूअर भी थी, आयुषी जैन, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी लिखा है कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, तो आप उनके लिए भी कुछ बातें बोले कि उन्हें किस तरीके के प्रिकॉशंस रखने चाहिए और किस तरीके से वो इससे बाहर निकल सकते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं आयुषी पे आऊंगा, क्योंकि अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो उनको पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, और जल्दी से वो अपना जी जो भी डेटा है, जो भी नाम एड्रेस है, मुझे शेयर कर दें, तो हम उसको कनेक्ट करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा, या फिर जी अपने आप को फिलहाल तो क्वारंटाइन में रखे हो अकेले, किसी से मिले जुले नहीं। तो सबसे पहले वो सूचना जी अगर आपके चैनल के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से मुझे मिल जाती है, तो ये जिला प्रशासन के लिए ये सब सहयोग है, आप सबका सहयोग भी जी आवश्यक है। समाज का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इंदौर चूंकि समस्या इंदौर में इसलिए है क्योंकि इंदौर जो है वो सेलिब्रेशन का शहर है। इंदौर हर चीज बिल्कुल सर। को सेलिब्रेट करता है, और जब कोई सेलिब्रेशन का शहर होता है और जब वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है। इंदौर की जनता ने स्वच्छता में, चूंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, स्वच्छता में जो बिहेवियर चेंज या बर्ताव परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन जो इंदौर ने दिखाया है, वह निश्चित ही एक मील जी का पत्थर साबित हुआ है। यही कारण है कि लगातार 3 बार नंबर 1 स्वच्छ शहर बने हैं, और चौथी बार भी हम ही बनेंगे, लगभग तय है। तो इस प्रकार ये जो बिल्कुल व्यवहार परिवर्तन है ये हुआ है। लेकिन कोविड जो है, कोविड में अगर हम रिजल्ट भी जब देख रहे हैं, तो रिजल्ट उतने, अधिकतर लोग जो है वो ठीक होके वापस ही आ रहे हैं। जिनकी इम्यून सिस्टम जिनका थोड़ा वीक है, उनके लिए चैलेंज है, खासकर बच्चे और बूढ़े लोगों के लिए, 55 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, उनके लिए समस्या है। और जो जी डायरेक्टली उसको डील कर रहे हैं, डॉक्टर्स हुए या पुलिस वाले हुए जो डायरेक्टली डील कर रहे हैं, उनको ये समस्या है। कई जगह न्यूज में आपने ये पढ़ा है कि, अब देखिए मेरे साथ जो टीम काम कर रही है, मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ, इसमें समस्या ये है कि हमें भी नहीं पता कि हमें हुआ है कि नहीं हुआ है, या हमें हो रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली कई लोगों को ये भी है कि उनको होके भी ठीक हो गया और किसी को नहीं पता है। लेकिन ओके डर ये ओके है कि जैसे आयुषी का आपने बताया, केस बताया है, डर ये है कि हम जी जी कहीं जी सर इस वायरस के वाहक न बन जाए,
और वो अन्य लोगों तक पहुंच जाए। और मैं तो ठीक था लेकिन मैं वाहक बना, और इसके कारण दूसरा व्यक्ति जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं था, वह बेचारा परेशान हो गया या उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, और मैं तो सेफ हूं लेकिन मैं वाहक बना हूं। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पूरा खेल है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत कर लेते हैं। तो अगर आप इम्यून सिस्टम मजबूत है आपका, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल वही जैसे चेचक की महामारी आई थी, जैसे पोलियो की महामारी आई थी, ये एक ऐसी एक महामारी है। और महामारियां जब आती हैं तो बहुत सारी तबाही करती हैं, और जो वीक होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता है, उनको कठिनाइयां भी आती हैं। जब तक टीका नहीं आया था तब तक हम वो देखते हैं, लेकिन इससे जो जीवन है रुकता नहीं है। चेचक की वजह से जीवन रुका नहीं। चेचक आज भी होता रहता है, किसी लोगों को आपने बड़ी माता छोटी माता के नाम से आपने सुना होगा, लेकिन वो चीजें होते रहती हैं। तो इसमें यह है कि जब तक वैक्सीन बन के नहीं आता है, तब तक जो शासन प्रशासन या सरकार जो हमें, या डॉक्टर जो हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, ग्लव्स और मास्क का उपयोग करना है, गर्म पानी पीना है, आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करना है, गिलोई या तुलसी बट्टी या आरोग्य बट्टी का सेवन करना है, च्यवनप्राश खाना है, हल्दी दूध पीना है, लौंग खाना है, ये सारी चीजें, अदरक खाना है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। औषधीय गुणों की जो चीजें रहेंगी तो उससे हमारे लिए, घी का सेवन आप करें तो ये सब चीजें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगी। ये इतने डरने की जरूरत नहीं है। ये अधिकतर जो देखा गया है वो लगभग इस बीमारी को लेकर लोगों में एक तरह का हवा बन गया है कि ये तो मतलब जान ही ले रही है। लेकिन हम अगर बचे हैं, क्योंकि मैं खुद साइट पे जाता हूँ, कितने अपार्टमेंट घूम के आता हूँ, मुझे नहीं पता। और कई बार ऐसा लगता है कि आज मैं ऐसे एरिया में था जहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे मिले, हम कई थानों में जाना पड़ा, कई पुलिस वालों के साथ कुछ केस था, उनको देखना पड़ा, उनका सैंपल लेना पड़ा, हमारी टीम उसमें लगी हुई है, मैं भी कई बार उसमें इन्वॉल्व हूँ, डायरेक्टली भी इन्वॉल्व हूँ। तो डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी सिम्टम आ गया हो, क्योंकि हम कोविड पेशेंट लेकिन हमें सारी जो चीजें मैंने आपको एहतियातन बताई हैं कि हमें गर्म पानी ही पीना है। मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीता हूँ। जब से हम इस वॉर रूम में लगे तब से मैंने ठंडा पानी पिया ही नहीं है। हमारी टीम में जो बाहर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, इसमें नीरज मिश्रा, भरत शुक्ला है, पुनीत तिवारी एक हैं, अक्षत यादव है, वृद्धि दोषी है, अजिंक्य रेगे जैन है, विवेक सिंह है, ऐसे लोग जो है, ये इसमें से 5 लोग तो मेरे घर ही, मेरे फ्लैट पे रह रहे हैं, क्योंकि अब इनको अलग नहीं रखा गया है। इनको मैं मेरे साथ ही रखा हूँ। मेरा परिवार इसमें उत्तर प्रदेश गया हुआ है, उनको उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। तो ये अभी एक तरीके से कि हम भी कहीं जा रहे हैं, परिवारों में जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे दिन भर सेवा कर रहे हैं और फिर शाम को परिवार में, हमारी वजह से हमारा इम्यून तो स्ट्रांग है, लेकिन हम वाहक न बन जाए, इसका डर, इसलिए हम परिवारों में नहीं जा रहे हैं, अपने परिवारों से दूर। बिल्कुल यही रह के हमारे भोजन बनता है, सब साथ में 5-6 लोगों में भोजन करते हैं। हाँ, भोजन में हमारे दूध और हल्दी रहता है, रात के भोजन के बाद दूध हल्दी रहता है। पानी हम गर्म ही पीते हैं और प्रयास करते हैं कि पानी में लौंग डाल दें, अजवाइन का सेवन करते हैं। और ये सारी चीजें जो है, गिलोई बट्टी हमारे यहाँ, गिलोई जो रखा हुआ है दुनिया भर का, हम उसको आंवले के साथ मिला के पानी के साथ पीते हैं। तो ये जो चीजें हैं व्यवहार में लाना पड़ेगा अगर हमें युद्ध लड़ना है। और इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बीच हमें कोई खांसी, कोई जुकाम नहीं हुआ। हाँ, कहीं अगर एक संशय या डर लगा हुआ है कि इस दौरान हम यहाँ गए थे और यहाँ से हो सकता है कि हमें संक्रमण हो गया हो, अब पता नहीं क्या होगा, तो हम 14 डेज का वेट कर रहे हैं। 14 डेज से देखते हैं भाई क्या हो रहा है, थोड़ा बचा के रखते हैं, दूरी बना के रखते हैं, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, पास पास नहीं बैठते हैं, गर्म पानी का सेवन ज्यादा करते हैं, वो गार्गिल वगैरह करते हैं। तो उससे जब 14 डेज निकल जाता है तो लगता है चलो अब बच गए। उस घटना वाली जो उस दिन वाली जो घटना थी उससे तो हम उबर गए हैं, अब हमें वो तो नहीं है। तो ये एक डर का माहौल है, लेकिन जब तैयारी आपकी होगी, मेंटली जब आप प्रिपेयर होंगे कि हाँ ये सेवा का काम है और इसमें कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा ना साहब, किसी न किसी को उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल, आप लोग भी सोशल जो माध्यम है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग तरह तरह की जो चीजें स्प्रेड कर रहे हैं कि जो भी शासन प्रशासन की जो गाइडलाइंस वगैरह आ रही है आप लोगों के कार्यशाला के मैं देख रहा हूँ चैनल के माध्यम से भी आप लोग जगह जगह पर प्रसारित कर रहे हैं। हर व्यक्ति कोरोना वायरस, हर व्यक्ति अपने स्तर पे चीजों को ठीक कर रहा है। तो मेरा कहना यह है कि लोगों में जो ये डर जो है वो निकाल देना चाहिए और उसको कैसे समस्या का समाधान करें उस पर काम करना चाहिए। कोरोना हो जाए तो उसके बाद वो तो डॉक्टर के हाथ में है ठीक करना, कोरोना न हो इसके लिए हमें क्या करना है ये हमारे हाथ में है। तो हम थोड़ा संयमित हो जाएंगे, नियमित रूप से अपने जीवन दिनचर्या को चलाएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और ये हमने प्रूव करके देखा भी है, हमारे भी घर के पति पत्नी या माँ बाप सबके डांट सुनने को मिल रहा है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, क्यों जा रहे हो बाहर, घर के बाहर नहीं निकलना है। लेकिन हमें पता है कि हम संयमित रहेंगे, ग्लव्स पहन के घर आते ही हम सारे कपड़े निकाल के पहले वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वो धुल जाए, अगले दिन फिर करेंगे। ग्लव्स वहीं फाड़ के बाहर डस्टबिन में डाल देते हैं। शूज स्टैंड के पे बाहर जो है वो मोबाइल वगैरह सब रख के तब पहले अंदर आते हैं, फिर जब नहा धोकर निकलते हैं तो उसको सैनिटाइज करते हैं।
तो ये चीजें आपको व्यवहार में लानी पड़ेंगी। दूसरी क्या है, जब तक वैक्सीन नहीं बनता है तब तक हमें इन चीजों को जी सर। ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको मास्क बाहर लगाना ही पड़ेगा, आपको सोशल जी डिस्टेंसिंग फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना कोई डेट पे नहीं है कि 14 तारीख को चला जाएगा, 17 तारीख को चला जाएगा या 30 बिल्कुल 31 तारीख को चला जाएगा। वो अब यहीं रहेगा, वो साथ में रहेगा। जैसे चेचक साथ में है, जैसे प्लेग साथ में कुछ दिन तक थी, जैसे आपको अन्य भी पोलियो साथ में आपके है, वैसे वो भी आपके साथ रहेगा। जी सर। लेकिन अब उसके साथ कैसे हम अपने इकोसिस्टम को उसके इकोसिस्टम से मजबूत करें, हमें इस पे काम करना है। भारतीय पद्धति, भारतीय औषधियों का हमें उपयोग करना पड़ेगा और भारतीय जो सांस्कृतिक दिनचर्या है उसका पालन करना पड़ेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। अन्य देशों की अपेक्षा आपने कंपेयर करके देखा भी होगा, डेटा भी देखा होगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। भारत में बहुत कम है, कंपेरेटिवली बहुत कम है अन्य देशों की अपेक्षा, डैमेज बहुत कम है भारत की अन्य देशों की अपेक्षा। बिल्कुल हमारे यहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत है, जिनका कमजोर है रिस्क उन्हें ही हो रहा है। तो ये थोड़ा हमें इम्यून सिस्टम पे काम करना है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये औषधियों का सेवन कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या को ठीक ठाक कर रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। और दूसरी ये भी है, अगर आपको शक लगता है या आपको फील होता है कि मुझे ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसी कुछ समस्या है, तो हाथों हाथ पहले प्रायोरिटी पे अपने आप को क्वारंटाइन करने की इदारे कर लें, एकांत पे अपने आप को रखें। परिवार में तो भी आप अलग कमरे में अकेले रहें, गर्म पानी का सेवन करें, देखें अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये भी चीजें हैं। अगर आप संक्रमण तब बढ़ता है जब हम 1 से 2, 3, 4, 5 लोगों से मिलते हैं, तब जाके समस्या बढ़ जाती है। तो हमें ये करना है कि जैसे में अंदेशा हुआ किसी दिन हमारे गले में खराश होती है तो हम लोग खुद अपने आप को क्वारंटाइन टाइप कर लेते हैं। 4 लोग उधर बैठे हैं, मैं इधर अकेले अपने कमरे में बैठ जाता हूँ कहीं कोने पे, अपना बैठा रहता हूँ, नहीं मिलता उन लोगों से, पानी ला कर देते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, जो भी चीजें हैं। तो मतलब आपको थोड़ा सा भय का वातावरण तो है, लेकिन तैयारी अगर करेंगे तो, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने पे काम करना है। ठंडी चीजों का सेवन करने से बचें, गर्म चीजों का सेवन करें, कोई समस्या नहीं है। कई ऐसे भी अधिकारी, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहूंगा, जिनको कोरोना होकर ठीक भी हो गया है और वो आपके साथ मिलजुल के काम भी कर रहा है। हाँ, क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जिस तरीके से आपने बताया कि हिंदुस्तान की सिचुएशन, हिंदुस्तान की व्यवस्था या कंपैरिजन करें हम अदर देशों से, तो हम बहुत एक अच्छी स्थिति में हैं। और आई होप, हम ये मानते हैं और हम ये कामना भी करते हैं कि इसकी वैक्सीन जल्दी से बन जाए, और वैक्सीन बनने के बाद जल्दी से जल्दी हम इस सिचुएशन से बाहर निकलें। सर आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप एक प्रोफेसर भी हैं, आपने एजुकेशन इंडस्ट्री को बहुत भीतर से जाना है, समझा है, आपने उसको रन भी किया है। सर ये कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आजकल अब पूरा ट्रेंड जो है ये शिफ्ट होते जा रहा है ऑनलाइन की तरफ, और चूंकि अभी जब तक ये समस्या रहेगी तो ये मुश्किल ही रहेगा कि हम ऑफलाइन या फिजिकल कोई सी क्लासेस रख सकें। सर किस तरीके से आप ये चेंजेस देखते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये चेंजेस अब सस्टेनेबल रहेंगे लंबे समय तक, या क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं एजुकेशन की फील्ड में इन चीजों को लेकर? देखिए, ये ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम है वो भारत में डिले है। बाकी अन्य देशों में अगर देखें तो अन्य देशों में ये बहुत पहले शुरू हो चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पहले से चलता है। यही कारण है कि हम लोग बहुत पहले लंबे समय से यूट्यूब के वीडियोस, लेक्चर्स वगैरह पा जाते हैं, है ना। तो ये चीजें पहले शुरू हो चुकी हैं। अन्य देशों को इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ वर्चुअल क्लासेस ही अधिक होते हैं। स्टूडेंट कहीं दूर होता है, वो पढ़ लेता है, वो जॉब करता रहता है, ऐसे रहता है। भारत में अभी थोड़ी जो पद्धति है, जो शिक्षा की प्रणाली है, वो बदलेगी, और जो इसमें कम्पीट कर पाएंगे, जो इसको सर्वाइव कर पाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्किल। अगर कोई प्रोफेसर ऐसा है, मैं पहले प्रोफेसर पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा, फिर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा। अगर कोई ऐसा प्रोफेसर है जो अपने कंटेंट को ऑनलाइन डिलीवर कर सकता है, या डिलीवरी में उसे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अपना कंटेंट बना सकता हूँ, डिलीवर कर सकता हूँ, लोगों तक शेयर कर सकता हूँ, तो अब ये होगा कि एक किसी भी आईएम के प्रोफेसर को भी कोई पढ़ सकता है, कोई सुन सकता है। एक छोटे इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसर को भी आईएम का स्टूडेंट या आईआईटी का स्टूडेंट भी सुन सकता है। तो ये एक तरीके से एक देखा जाए तो दोनों एस्पेक्ट हैं कि जो फिट है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास जो प्रेजेंटेबल है, जिसके पास कंटेंट है, उसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और शिक्षक तो हमेशा शिक्षक ही रहेगा, टीचिंग का काम तो चलता ही रहेगा। वो गाइडेंस और मेंटर के रूप में रोल थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा कि अब टोटल मेंटरिंग पे आ जाएगा। अब जो क्लासरूम टीचिंग थी उसको मेंटरिंग पे आ जाएगा, और एक तरीके से ये अलग एक मॉडल बनेगा जो ऑलरेडी है, वो विश्व समुदाय में चलता है। तो ये कुछ संस्थानों को समस्या होगी जो इस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास स्किल फैकल्टी या स्किल
आईटी सेक्टर की कमी है या आईटी पार्ट की कमी है, उनके लिए समस्या आएगी। जी स्टूडेंट्स का बेनिफिट है। स्टूडेंट्स का बेनिफिट कैसे है? एक तो सबसे बढ़िया है कि वो किसी से भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो अब पढ़ने का कोई बिल्कुल समय जो है कि आप 9 बजे जाएंगे और 4 बजे आएंगे, इस दौरान मैं इस 9 से 4 के बीच में मैं आईआईटी के 2 प्रोफेसर को सुन सकता हूँ, मैं आईएम के 2 प्रोफेसर को सुन बिल, सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी बड़े अच्छे बिल्कुल अर्थशास्त्री को सुन सकता हूँ, मैं किसी अच्छे साइंटिस्ट को सुन सकता हूँ। लोगों के वेबिनार एक के बाद एक हो रहे हैं, मैं किसी वेबिनार को सुन सकता हूँ। बिल्कुल मुझे कहीं से भी ज्ञान मिल जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है? ज्ञान मिलना। और उसके बाद से उस बिल्कुल आधार सर। पर आप कंटिन्यूएशन करते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट्स वगैरह भी चीजें आ जा रही हैं। गवर्नमेंट उसे वैलिडेट कर देती है, यूजीसी या एआईसीटीई, कि अब इसे वैलिडेट किया जाता है कि ये सर्टिफिकेट जो है मान्य होंगे। गवर्नमेंट ने, एमएचआरडी ने खुद ही शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन एजुकेशन काफी पहले से। जब ये सरकार बनी है जी तो उन्होंने स्वयं स्वयं के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है। स्वयं, आप गूगल करिएगा, एनपीटीईएल स्वयं। आईआईटी दिल्ली के माध्यम से या अन्य आईआईटी के माध्यम से इसको रन किया जाता है, जिसमें ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज चलाए जाते हैं। जो कोई भी घर बैठे ओके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कहीं भी उड़ीसा से लेके गुजरात तक, कहीं का भी व्यक्ति बैठ के उन कोर्सेज को पूरा कर सकता है और उसका क्रेडिट जो है वो आपको कोर्स में काउंट होगा। और सबसे बड़ी बात ओके यह है कि इसमें क्रॉस कोर्स भी है। यानी हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, मेरा साइंस पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं साइंस भी पढ़ सकता हूँ, मैं साइंस के भी क्या 2-3 बात है। कोर्स कर सकता हूँ। मेरा हॉबी अगर डांस करना है, या मेरा हॉबी अगर कविता लिखना है, मेरा हॉबी अगर कुछ पेंटिंग करना है, तो मैं पेंटिंग के क्लास भी ऑनलाइन अटेंड करके सर्टिफिकेशन ले सकता हूँ। ये तो और अच्छी बात है। तो जो स्किल है बिल्कुल या जिसमें लर्न करने की क्षमता है, जो लर्नर है, जो लर्न करना चाह रहा है, उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है। उसका तो टाइम बचा है कि जो ट्रेवल करके वो कॉलेज जाता था, ट्रेवल करके आता था, वहां एक बहुत बड़ा समय भी बर्बाद होता था, वो सारी चीजें उसकी बचेंगी। उस टाइम पे वो अपने आप को और ग्रूम कर सकता है। दूसरा क्या है, परिवार में भी इस लॉकडाउन के पीरियड में देखा गया है, परिवारों में एक तरीके से प्रेम भाव जो है वो बढ़ा है, आपस में जो मेल जोल है वो बिल्कुल बढ़ा सर। है। और यही जो है हमारी शक्ति है, यही इस देश की शक्ति है। तो हम अपने बच्चों के लिए भी, हमें पता है कि बच्चे भी कुछ समय तक स्कूल कॉलेज जाने में असमर्थ रहेंगे, या कुछ बैचेस वाइज क्लासेस चलेंगे, 30-30 बच्चों को बुलाएंगे, फिर 30 अगले बुलाएंगे, फिर 30 अगले दिन बुलाएंगे, ऐसा चलेगा। लेकिन इसमें जो बच्चे का मोरल है वो बूस्ट हो गया, क्योंकि वो इस लॉकडाउन में 50 दिन 55 दिन का जो लॉकडाउन है उसमें उसने परिवार के साथ बिताया है। तो अब परिवार का भी साथ जी उसके साथ है, और परिवार का भी उसमें एक तरीके से सहानुभूति भी है, या उसके साथ उस फील्ड में या उस युद्ध में लड़ा खड़ा हुआ है। तो यह एक मॉडल जो है बहुत बढ़िया है। ऑनलाइन एजुकेशन इज बेटर देन ऑफलाइन एजुकेशन, एंड most renowned institutions are following online education everywhere throughout the country, and even in India most of the national institutions like IITs and IIMs, they are following the same thing. They are providing degrees online, like IIM इंदौर का ही देख लीजिए, दुबई कैंपस रन करते हैं तो सर्टिफिकेशन देते हैं, बिल्कुल मुंबई कैंपस रन करते हैं सर्टिफिकेशन देते हैं। तो ऐसी कई चीजें हैं। इससे तो और आपका स्प्रेड होना है। जो संस्थान अच्छा करेगा वो पूरे विश्व में फैल जाएगा। ये मैटर नहीं करता है कि वो नेशनल बिल्कुल इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। अगर उसके फैकल्टीज में, उसके स्टूडेंट्स में, उसके स्टाफ में वो स्किल, वो टैलेंट है, तो इंटरनेशनल पोर्टल पे जाने से कोई नहीं रोक सकता है इस ऑनलाइन माध्यम से, और जो कि ऑफलाइन माध्यम से उतना संभव नहीं था। जी जी सर। सर तो ये ऑनलाइन एजुकेशन एक तरीके से पूरे बैरियर्स जो है, ये बैरियर्स हटा देगा, और एक जो रीच है वो अच्छी एजुकेशन की रीच अब हर जगह होगी। ये बहुत अच्छी बात है सर। धन्यवाद आपके इस विचार के लिए, और आने वाले समय में इस चीज का और बढ़ावा मिलना ही है। सर तीसरा क्वेश्चन, एक ऐसी पहल से जिसको शुरू किया था माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने थे, स्वच्छता की, और इस पहल ने हिंदुस्तान में एक ड्रास्टिक चेंज लाया है सर। और चूंकि हम इंदौर शहर से हैं, तो इंदौर शहर में हमने देखा है कि इंदौर शहर आज से 5 साल पहले का इंदौर शहर और आज का इंदौर शहर, इंदौर के लोगों की मानसिकता स्वच्छता को लेके काफी परिवर्तित हुई है, और स्वच्छता में इंदौर लगातार 3 वर्षों से नंबर 1 आया भी है। सर ये स्वच्छता के आप प्रहरी रहे हैं, आप इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ इंदौर के, तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस जर्नी के दौरान, स्वच्छता की जर्नी के दौरान, और आपने किस तरीके से देखा है आपके शहर को
अस्वच्छ से स्वच्छ होते हुए? देखिए, ये तो मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का दायित्व है कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो सकारात्मक परिवर्तन है, उसका वाहक शिक्षक को बनना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शिक्षक सामान्य नहीं होता है, प्रलय एवं निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। तो यह भाव हमेशा शिक्षक को धारण करना चाहिए। मैंने उसे धारण किया। मुझे योजना अच्छी लगी क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, सरकार की योजना है, स्वच्छता से संबंधित है। गांधी जी भी स्वच्छता के प्रहरी थे और स्वच्छता रखना कोई बुरी बात नहीं है। अपने स्कूल डेज को जब मैंने याद किया, मैं शासकीय विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ, शासकीय प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र रहा हूँ। तो वहां पर प्रतिदिन प्रार्थना के बाद से हम लोग श्रमदान करते थे, जिसमें हम आसपास घास के टुकड़े या कागज पड़े हुए उठाते थे और एक जगह डस्टबिन में डालते थे, बाद में उनको जलाया जाता था। तो ये रोज का हमारे प्रार्थना के बाद, असेंबली के बाद रोज का की ये प्रक्रिया थी। तो कहीं ना कहीं मन में वो बात थी। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि स्वच्छ भारत अभियान देश में शुरू किया जा रहा है, और उसके पहले स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव शुरू हो चुका था 2014 में इंदौर में। स्मार्ट सिटी का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। तो स्मार्ट सिटी में भी काफी काम किया मैंने। जो सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम पूरे शहर में किए गए थे, जिसमें अलग अलग तबकों के साथ हम लोगों ने डायरेक्ट मीटिंग करी थी, जिसमें मैं, माननीय महापौर महोदय और उस टाइम के कमिश्नर श्री मनीष सिंह जी थे, एडिशनल कमिश्नर श्री रोहन सक्सेना जी थे। तो हम सभी लोगों ने मिलकर कम से कम 150-200 मीटिंग करी थी, अलग अलग सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटा के साथ मिलके। कभी टीचर कम्युनिटी से, कभी डॉक्टर से, कभी प्रोफेशनल से, कभी एडवोकेट से, कभी स्कूल कॉलेजेस से। तो सबसे मिलके हमने कभी कपड़ा व्यापारी से, कभी सांवेर इंडस्ट्री एसोसिएशन से, कभी पीतमपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन से। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी मीटिंग की थी कि स्मार्ट हमारा शहर कैसे बनेगा। तो उस अभियान में मैं इंदौर से जुड़ा था, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा था कि स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव मुझे अच्छा दिखा था। तो उस अभियान में जुड़ा था। तो वहां मेरा काम देखने के बाद से नगर निगम को शायद ऐसा लगा कि इनको स्वच्छता में जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं उस टाइम तक जुड़ा नहीं था। 5 सितंबर की बात है ये, 5 सितंबर टीचर डे का दिन होता है। उस साल रविवार पड़ा था और या छुट्टी थी, शायद छुट्टी थी। मैं मेरे स्टूडेंट का मैंने कहा, देखो टीचर डे कैसे मनाना है, इस बार अपन स्वच्छता करेंगे और झाड़ू लेके निकलेंगे। और हम सभी लोग अपने क्षेत्र में एक एरिया हमने आइडेंटिफाई किया कि उस एरिया में चल के आप लोग सफाई करेंगे, यही हैप्पी टीचर डे मेरे लिए रहेगा। बच्चों ने इसे माना और 25 से 30 बच्चे निकले पहली बार। और हम लोगों ने एक एरिया के, बड़े एरिया की सफाई विजयनगर क्षेत्र में हमने की। जितने भी पहले बड़े बड़े आपने देखा शहर में डस्टबिन लगे होते थे, उन डस्टबिन के किनारे खूब सारा कचरा पड़ा रहता था। तो हम लोगों ने क्या किया, उन आसपास के कचरा को इकट्ठा किया, उस बिन में भरा, फिर उस बिन के बाहर आसपास गिरा हुआ गंदा जो कचरा था उसको बिन में भरा। मतलब 4 से 5 घंटे की बहुत सघन सेवा हम लोगों ने दी। और सोशल मीडिया वगैरह पे भी डाला था हमने। तो फिर वहां से हमें नगर निगम से कॉल आया कि महापौर महोदय आपसे मिलना चाहती हैं। फिर हम लोग वहां पे गए, मेरी टीम के साथ ही गया, हम 4-5 लोग गए। और फिर कहा गया कि आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान में काम करना है और अब आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए। मेयर हाउस जो यशवंत क्लब रोड पे है, वाइन रोड पे है, वहां पे मेयर हाउस के ऊपर हमारा वॉर रूम बना और वहां पे फिर हम स्वच्छ भारत अभियान के काम में जुड़ गए। उसके बाद से जहां जहां भी अलग अलग कई इवेंट्स किए गए, कई पब्लिक मीटिंग की गई, कई जैसे अपने यहाँ इंदौर में कई कार्यक्रम भी होते हैं, साइक्लोथॉन वगैरह भी होता है, मैराथन होता है, कई आयोजन राजवाड़ा क्षेत्र से निकलते हैं। तो अलग अलग पब्लिक मीटिंग्स में स्वच्छता क्या है उसके बारे में बताने के लिए मुझे प्रमोट कर दिया गया। और मैं जगह जगह पे, कुछ जगह मैं जाता था, कुछ जगह महापौर महोदय जाते थे, कुछ जगह कलेक्टर साहब जाते थे, कमिश्नर साहब जाते थे। तब कलेक्टर साहब भी थे यहाँ पे, पी नरहरि जी थे, कुछ जगह वो जाते थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने बांट लिया कि हम इस मुहिम को चला के रखेंगे। मैं अपने स्टूडेंट के साथ, जहां भी मैं गया हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ गया, और उनकी शक्ति ही मेरी शक्ति है। और मैं ये मानता हूँ कि उनका ओरिएंटेशन करना ठीक है, यही एक टीचर का मेंटरशिप जो रोल है वो मैं निभाता रहा हूँ, उनका भी ओरिएंटेशन होते रहता है। तो ये चीजें वहां से शुरू हुई। फिर हमने ODF का शुरू हुआ, ओपन डेफिकेशन फ्री इंदौर। हमने रेलवे ट्रैक पे घूमा है। रेलवे ट्रैक का जैसे आपने कहा कि अपने अनुभव साझा करी, मैं साझा करता हूँ। रेलवे ट्रैक पे जब लोग खुले में शौच जाते थे और जब हम लोग सुबह सुबह पहुंचते थे 4-4:30 बजे, तो वहां पे हमारे ऊपर पत्थर ही बरसते थे। हमने कहीं की कोई कंप्लेंट नहीं की है आज तक। लोगों ने पानी भी हमारे ऊपर फेंक दिया है, ये भी स्थिति है। लेकिन अब चूंकि एक मिशन है और उसमें हम जुड़े हैं, और ये बस मेरे ऊपर नहीं हुआ है, ये कमिश्नर साहब के भी ऊपर हुआ था, जो उस समय तत्कालीन कमिश्नर थे, जो अब कलेक्टर साहब हैं मनीष सिंह साहब। हमारी महापौर महोदया के ऊपर भी हुआ था। ठीक है, तो ये समस्या जो है, ये व्यवहार परिवर्तन के लिए हम लोग शहर के लड़ रहे थे कि शहर का व्यवहार परिवर्तन करना है, और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में खुद जाके वॉलेंटरी बताना पड़ेगा। अरे, और ये कहना पड़ेगा कि हम सेवक के रूप में आए हैं और हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं, और मुझे कोई इसके लिए वेतन नहीं मिलता है, यह मेरा एडिशनल सेवा है जो मैं आप समाज के लिए दे पा रहा हूँ। मैं जिस संस्थान में था उस समय, मैं अभी तो मैं मॉडर्न ग्रुप में हूँ, तब मैं प्रेस्टीज कॉलेज में था।
और 9 साल मैंने वहाँ पे सेवा की है। तो प्रेस्टीज प्रबंधन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी सेवा को देखते हुए उन्होंने मेरे क्लासेस पूरे शिफ्ट कर दिए कि आपको है, आप चूंकि सुबह सुबह आप ओडीएफ वगैरह के लिए जा रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है 4 बजे जाना, फिर आपको 8-9 बजे से लेक्चर लेने आना है, तो आप शाम का आपका लेक्चर 2-3 घंटे का कर देते हैं। तो मेरे लिए वहां भी एक तरह का सपोर्ट मिला बहुत अच्छी तरीके से। तो मुझे पूरी छूट थी, मेरा कोई सैलरी डिडक्शन नहीं होता था कि नहीं आप यू आर डूइंग फॉर सोसाइटी तो आप करते रहिए। तो वो भी मैंने वहां पे किया। वर्तमान जो संस्थान मॉडर्न ग्रुप ऑफ मिशन वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करता है कि जो भी सोशल वर्क है आप करते रहिए, कोई रोक नहीं है, आप करना ही पड़ेगा और वो शिक्षा को करना पड़ेगा। हम करेंगे तभी बच्चे भी भाग लेंगे, हम कहने से भाग कोई नहीं लेता है। यू हैव टू पार्टिसिपेट, द नेम ऑफ द गेम इज इन्वॉल्वमेंट, यू हैव टू इन्वॉल्व, देन पीपल विल इन्वॉल्व एंड स्टूडेंट्स विल इन्वॉल्व। तो ये हम फिर पीएम हेल्पलाइन ऐप आई थी, आपको याद होगा 311 यस, एक ऐप भी आया था जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा दिया गया, सारे स्कूल कॉलेजों में जाके मैंने 311 ऐप को प्रमोट किया। ब्रांड एम्बेसडर्स की मीटिंग मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे, जैसे आरजी रवि थे और ब्रांड एम्बेसडर में एक डिफेंस के रिटायर्ड कर्नल थे, पलक मुच्छाल थी, लेकिन बाद में उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तो इस तरीके से और भी 2-3 लोग थे अलग अलग क्षेत्रों से। तो एकेडमिक्स जो था, शिक्षक जो वर्ग था, टीचिंग जो फ्रेटर्निटी थी, उधर को मैं रिप्रेजेंट करता था, बाद में मुझे फुल टाइम कर दिया गया। तो ये चीजें यहाँ पे इस तरीके से फिर मैंने सजेस्ट किया था कि हम लोग अधिक से अधिक लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाए। हमारे अकेले बनने से ब्रांड एम्बेसडर तो कुछ नहीं होगा। तो ये आइडिया क्लिक हुआ और फिर हमने स्कूल के 5000 बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और क्या बात है, में हमने सारे स्कूल कॉलेजों के बच्चों को बुलाया, जिसमें 5000 की संख्या थी, और बताया गया कि आप सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। सब लोगों को बैच पहना के उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और हर स्कूल कॉलेज में स्वच्छता समितियां बनाई गई। क्लासरूम में भी स्वच्छता समिति का रिप्रेजेंटेटिव होता था। गीला सूखा सेग्रीगेशन वहां शुरू हो गया था, नीला हरा डस्टबिन वहां पे शुरू हो चुका था। तो हमने हर स्कूल कॉलेज लोकल कम्युनिटी में इन चीजों को देखा है, इन चीजों को चेंज किया है। वानर सेना का नाम आपने सुना होगा, श्री माननीय आईएसपी नरहरि जी की कल्पना थी कलेक्टर महोदय की कि हम वानर सेना बनाए। वानर सेना ये थी कि जो जगह जगह लोगों को रोकती थी, टोकती थी, रोको टोको गैंग के नाम से भी उनको जाना जाता था। वानर सेना फिर ने काफी अच्छा काम किया। डिब्बा गैंग बनाया गया। ये सारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एक के बाद एक की गई। वानर सेना में छोटे बच्चों को ओडीएफ क्षेत्रों में भेज दिया, जहाँ पे लोग खुले में शौच जा रहे हैं, बच्चों को वहां भेज दिया। और वो जाके उनको देख कर उनको चिढ़ाना, अरे खुले में शौच कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, थोड़े बहुत आप छोटे छोटे पत्थर उठा के यहाँ उनके आसपास फेंकना ताकि वो उठ के भागे। मतलब इस तरीके से हर तरीके से जो इनोवेटिव प्रयास किया गया। फिर डब्बा गैंग बनाया गया, पीले रंग के डिब्बे में पत्थर भर के, जो ओडीएफ क्षेत्र होते थे वहां पे रेलवे लाइन ट्रैक पे जो लोग खुले में शौच जाते थे, या खुली जो एरिया है, ये लोग कुछ चौराहा हुआ या इधर देवास नाके की तरफ हुआ, अलग क्षेत्रों में, तो उधर जाके अपने भोरकुआ की तरफ हुआ, तो वहां पे जाके बंगाली की तरफ हुआ, तो वहां जाके भी हम लोग वो जो टीम थी वो डिब्बा बजाते हुए निकलती थी, जो लोग भागते थे। तो ये एक तरह का कौतूहल भी था और हम अपने काम को एंजॉय करने लग गए थे, क्योंकि हमको लग रहा था कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन बिल्डिंग। तो ये अगर ये अभियान चल जाता है तो बड़ा ही अच्छा एक प्रभाव देश पे और समाज पे छूटेगा, और बिल्कुल वही हुआ। तो इसमें को लोड करो भाई, लोड करो इंदौर 311 ऐप 311, इस तरीके से सारी चीजों को प्रमोट करने से हमें कई तरह की समस्याओं का समाधान मिला। और इंदौर स्वच्छ भारत में उसको अवार्ड मिला, और स्वच्छता में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरा सम्मान किया था। यहाँ पे अपने ब्रिलियंट कन्वेंशन में अवार्ड सेरेमनी हुई थी, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर का सम्मान किया गया था, उसमें मेरा भी सम्मान हुआ था। सम्मान खैर वो तो अलग चीज है, लेकिन यह है कि उसके बाद भी हम लोग रुके नहीं है, और ये तो पहली बार हुआ था, उसके बाद भी हम आगे करते रहे हैं। और जब तक शक्ति रहेगी, जब तक मन है, मन तो रहेगा ही, जब तक शक्ति है करना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक का काम ही है देश समाज के लिए काम करना। पढ़ाना तो काम है ही है, बट मेंटरशिप जो है वो महत्वपूर्ण है। और देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। तो पहले देश को सुरक्षित करना है, हम देश सुरक्षित कर पाएंगे तो अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट रह सकता है। इसलिए कुछ लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा और हम उसमें लगे हुए हैं। जी सर। सर, आप जिस तरीके से पहले स्वच्छ भारत से जुड़े और अभी जिस तरीके से कोविड-19 से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। समाज हित में आपके इन कार्यों की कार्यशाला और मैं और मेरी पूरी टीम सराहना करती है। सर, एक छोटा सा आपसे वो रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आपका ये वक्तव्य था, इसको सुन के मेरे युवा साथी जो भी लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, या कोविड-19 में या आगे के
आगे के जितने भी आपके प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जो जो समाज या सोसाइटी के लिए आप करने वाले हैं, तो वो क्या माध्यम रहेगा सर, जिससे आपसे जुड़ा जाए, ताकि हम जैसे युवा, हम जैसे नौजवान भी समाज के लिए कुछ हमारा कर्तव्य निभा सके? देखिए, मेरे से जुड़ने का कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है। आपसे जुड़े हैं तो मेरे से जुड़े हैं, क्योंकि मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ। तो जो आपसे जुड़ा हुआ है वो मेरे से जुड़ा हुआ है। जो आप तक सूचना पहुंचा पा रहा है, आप मेरे तक सूचना पहुंचा पाते हैं, हम दोनों लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, आप सभी जो इन्फ्लुएंसर हैं, आपका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जो सरकार की योजनाएं हैं उसको प्रमोट करने जो आपके लिसनर्स हैं, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके व्यूअर्स हैं, कार्यशाला के व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग आपके चैनल के माध्यम से किस प्रकार लोगों तक सकारात्मक चीजें, सटीक चीजें भेज रहे हैं, टैलेंट को दिखा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो ये आप भी, आपसे जी जो सर। लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं से भी मुझे जुड़ सकते हैं। और हम लोग जब कोई अभियान ऐसा शुरू होता है तो हम लोग गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, और गूगल फॉर्म क्रिएट करके जी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, और उसमें जो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ते हैं। एक्सेल शीट बनती है, उन सबको व्यक्तिगत रूप से कॉल किया जाता है। 25 लोगों की मेरे पास स्टूडेंट्स की टीम है, जो कुछ लोग IIM इंदौर में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग प्रेस्टीज में हैं, कुछ लोग मॉडर्न में हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, कुछ लोग IT सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो इंदौर बेस्ड हैं, जी कहीं सर। जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन युद्ध काल में ये सब एक हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। ये मेरे लिए एक मेरी अच्छी टीम बन गई है भगवान की कृपा से, या मेहनत में कहूंगा, जो भी है। जी सर। तो कभी भी समाज में कोई समस्या आती है, शहर की समस्या आती है, तो हम लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो गूगल फॉर्म हम क्रिएट करते हैं और सर्कुलेट कर देते हैं, हर कोई अपने अपने ग्रुप में डाल देता है। उसमें जो चीजें आती हैं तो उसमें तो काफी लोग फिर जुड़ जाते हैं। कोविड-19 में भी ऐसी स्थिति थी कि हमारे अपने लोग जो बाहर थे वो बाहर फंसे हैं, जो अंदर हैं वो कम है। जी सर। जो यहाँ थे वो डर के मारे चले गए, उनको पेरेंट्स ने उनको बुला लिया। ये बहुत चैलेंज का समय था, बिल्कुल। मुझे वॉलेंटियर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी 120 वॉलेंटियर्स की टीम खड़ी हो गई। वह किस तरीके से ऐसे ही खड़ी हुई, बातें करके, ग्रुप में मैसेज भेज के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से, मैंने खुद बहुत लोगों से बात की है, घंटों घंटों बात की है कि हमें क्या कैसे करना है, सुरक्षा के लिए उनकी चिंता की है कि उनको एहतियात के तौर पर क्या करना है। रोज सुबह मेरी टीम का हर एक व्यक्ति रोज सुबह काढ़ा पीता है। काढ़े में क्या क्या कितना डलना है वो मैं सबको बता रखा है, मैंने, हमारे ग्रुप में सर्कुलेट होता है, काढ़े में ये चीज रहेगी और कूट के काढ़ा पिए बिना नहीं आना है, और जाते भी काढ़ा शाम को रात में पीना है। तो ये सब सारी चीजें एक जी सर। व्यक्तिगत मैं रूप से भी इनको लेता हूँ। तो जुड़ने का कोई वो नहीं है, आप, मेरा नंबर भी है, ये लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज है, इस पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते, DM कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, कार्यशाला के माध्यम से मुझ तक बिल्कुल। पहुंच सकते हैं। तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मैं हमेशा आप सबके लिए अवेलेबल हूँ। और शिक्षक का जो काम है वो यही है, कहीं ना कहीं से मेंटरिंग करना है। और स्टूडेंट की कोई एज नहीं होती है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो कहीं स्टूडेंट की भी एज नहीं होती है। बिल्कुल सर। कोई भी कहीं भी किसी से भी सीख सकता है। मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा हूँ, स्टूडेंट मुझसे सीखे होंगे वो अलग बात है, लेकिन मैंने भी अपने स्टूडेंट से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो कोई भी आइए, सब जी सर। मिलजुल के आपस में एक दूसरे से सीखते हैं और एक साथ मिल के देश की सेवा करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो थॉट्स हैं, ये थॉट्स डेफिनेटली सोसाइटी के लिए पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, और भी आने वाले समय में, भगवान ना चाहे कि शहर के लिए, देश के लिए कभी आपदा का समय आए, लेकिन अगर आता है तो हम इस चेन के साथ इंदौर शहर में रह सकते हैं कि आपके जैसे वॉरियर्स जो हैं वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार है। और सर, मैं, मेरी पूरी टीम और हमारे जितने व्यूअर्स हैं, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप जब भी याद करेंगे, हम आपके साथ हमेशा हाजिर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, काव्यशाला पे अपना समय देने के थैंक यू सो लिए। थैंक यू मच। सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर पुनीत द्विवेदी जी। इन्होंने कोविड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, जिसका एक संक्षिप्त वर्णन मैं आपसे वापस कर देता हूँ। कोविड-19 महामारी जरूर है, लेकिन इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सतर्कता की जरूरत है, घबराने की बजाय। अपने कोविड-19 से लड़ने के लिए आप अपने आप को तैयार रखें, सक्षम रखें, अपने इम्यून पावर को आप बढ़ाएं। ये ज्यादा खतरनाक उन लोगों के लिए है जिन लोगों के इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, या जो ज्यादा वृद्ध हैं, या बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी सतर्कता ज्यादा अच्छी है, सावधानी ज्यादा अच्छी है दुर्घटना से।
तो हम हमारे इम्यून पावर पे ध्यान दें, हमारी दिनचर्या, हमारी डेली रूटीन पे ध्यान दें। डेली रूटीन में हम ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक आहार खाएं। अ, थोड़ी सी जो बातें हैं, चुनिंदा बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए हमें, कि हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर अगर कोई आवश्यक काम से निकलना पड़े तो हम ग्लव्स लगा के, हम मास्क लगा के निकलें, और आए तो वो ग्लव्स या मास्क अगर रीयूजेबल नहीं है, अगर वॉशेबल नहीं है, तो उन्हें हाथों हाथ घर के बाहर पहले थ्रो आउट करें डस्टबिन में। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आप पुनीत द्विवेदी साहब से इस कोविड-19 वॉर रूम में जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उन्हें मैसेज कर सकते हैं, उन्हें फॉलो करके। और अगर आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो आप काव्यशाला को डीएम करिए, हम आपका मैसेज उन तक पहुंचाएंगे। इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीत काबरा अब आपसे इजाजत चाहूंगा। काव्यशाला के प्लेटफॉर्म पे जल्द मिलेंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक की उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हैं, और कामना करता हूं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार।